अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एंजाइम के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी फंक्शनैलिटी, हर चीज़ को डिटेल से देखा। सो आज के लेक्चर में इम्पोर्टेंस और प्लस कुछ एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम को डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हमने कुछ एंजाइम एनलिस्ट किए हैं जो कि डिफरेंट चैप्टर्स में आपने इनका नाम देखा होगा। तो आज हम कलेक्टिवली इनको दोबारा से रिव्यू भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर एंजाइम के इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि एंजाइम्स बायोलॉजिकल रिएक्शंस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और बहुत सारे तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो एंजाइम के बगैर तो पॉसिबल भी नहीं है। सो एंजाइम उनमें एज अ कैटलिस्ट रोल प्ले करता है, और इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर चुके हैं। लेकिन अगर इसके अलावा एंजाइम की इम्पोर्टेंस देखी जाए तो स्टूडेंट्स, एंजाइम की दो मेजर इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले है, एंजाइम्स जो हैं वो एज अ ड्रग भी यूज़ होते हैं। ड्रग का मतलब यहाँ पे बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट एज अ मेडिसिन आप इनको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसका अगर इम्पोर्टेंस देखा जाए तो ये इट इज़ यूज टू डायग्नोज मैनी डिजीज़। बहुत सारी बीमारियों की जो तशखीस है वो एंजाइम्स की मदद से की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, इनकी कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्पेसिफिकली पहले थ्रोम्बिन की बात करूं तो स्टूडेंट, थ्रोम्बिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि एज ड्रग, और एल एस्परजिनेज ये भी एक ऐसा एंजाइम है जो एज ड्रग यूज होगा। और थ्रोम्बिन जो है इट इज़ यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी एक्चुअली ये ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है ताकि ब्लीडिंग रुक सके। इसी तरह स्टूडेंट्स, एल एस्परजिनेज ये एक स्पेशल तरह का एंजाइम है, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल इन ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रन, यानी छोटे बच्चों में जो ब्लड कैंसर की बीमारी है उसमें देखा गया है कि ये बड़ी मददगार चीज़ है। जी स्टूडेंट्स, अब मज़ीद अगर एंजाइम्स की बात करें तो अल्कलाइन फोस्फेटेज। स्टूडेंट्स, अल्कलाइन फोस्फेटेज जो है ये एक ऐसा एंजाइम है कि अगर बॉडी के अंदर रेस कर जाए, बढ़ जाए इसकी नॉर्मल मिकदार से, इसकी मिकदार अगर ज़्यादा आ जाए तो ये निशानी है कि बॉडी में रिकेट्स यानी कि जो कि हड्डियों की एक बीमारी है, और ऑब्स्ट्रक्टिव जाउंडिस यानी कि यरकान भी जिसे बोलते हैं। तो नॉर्मली अगर इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये डिजीज़ डायग्नोस करने का तरीका ये है कि उनकी बॉडी में अल्कलाइन फोस्फेटेज की लेवल यानी कि मिकदार चेक कर ली जाए। तो हम ये लिख सकते हैं कि रेज्ड अल्कलाइन फोस्फेटेज जो है वो रेज्ड करेगा इन रिकेट्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जाउंडिस। जी, तो स्टूडेंट्स, ये दो जो बीमारियां हैं वो इससे पता की जा सकती हैं। नेक्स्ट है जी लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस, हार्ट डिजीज यानी कि जो दिल की बीमारियां हैं, अगर तो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेसिस ये जो एंजाइम है अगर ये बॉडी में इसका लेवल रेस कर गया तो समझ लें कि दिल की बीमारियां जो हैं उसमें वो शख्स लाहक है। तो स्टूडेंट्स, रेज्ड इन हार्ट डिजीजेस। जी, ये स्टूडेंट्स आपको एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि कौन सा एंजाइम किस बीमारी की तशखीस में यूज़ होता है। आई होप कि आपको इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम जो है वो समझ आ गई है। अब कुछ एंजाइम है हमारे सिलेबस में, हम उनको देखते हैं कि वो रिएक्शन कौन कौन से रिएक्शन कैटलाइज करवाते हैं। सबसे पहले अगर हम यूरिया की बात करें तो एक्चुअली यूरेज एंजाइम जो है वो यूरिया पे अगर हम बात करें तो वो यूरिया जो है वो सबस्ट्रेट है यहाँ पे, और सबस्ट्रेट के नाम की बेस पे ही हम उसके एंजाइम का नाम कोट करते हैं यूरेस। तो यूरिया को डिकम्पोज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एंड अमोनिया के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये यूरेस का काम है। अगर हम इन्वर्टेज का काम देखें तो स्टूडेंट्स, इन्वर्टेज जो है ये आपने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ रखा है कि ये
सुक्रोज पे एक्ट करेगा और सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा स्टूडेंट्स ग्लूकोज के अंदर एंड फ्रुक्टोज के अंदर। जी स्टूडेंट्स, इस तरह अगर हम माल्टेज की बात करें तो माल्टेज एक एंजाइम है जो एक्ट करेगा माल्टोज के ऊपर और माल्टोज को कन्वर्ट करेगा, चूंकि आपको पता है कि जो सुक्रोज एंड माल्टोज हैं ये दोनों डाइसेक्राइड्स हैं और सुक्रोज के जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनमें ग्लूकोज था और फ्रुक्टोज था। अगर हम माल्टोज की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें दोनों ही जो यूनिट्स हैं वो ग्लूकोज हैं एंड ग्लूकोज। जी, अगर स्टूडेंट्स इमाइलेज की बात करें तो इमाइलेज जो है स्टूडेंट्स वो एक्चुअली एक्ट करेगा स्टार्च के ऊपर, स्टार्च के ऊपर। जी डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्च के बारे में आप जानते हैं कि स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है और ये बात आप इसी चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। अब स्टार्च को पॉलीसेकेराइड, अच्छा पॉलीसेकेराइड यानी उसके जो, अच्छा पॉलीसेकेराइड है किस, यानी पॉलीसेकेराइड में जो यूनिट्स हैं मोनोसेकेराइड्स जिनसे मिलकर ये स्टार्च बना है वो तो ग्लूकोज ही है ना, मेनी यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज कंबाइंड टू फॉर्म अ स्टार्च। अब पॉलीसेकेराइड जो कि स्टार्च है, इमाइलोज एंजाइम स्टार्च को इसके यूनिट्स में ब्रेक करेगा और आपको अल्टीमेटली ग्लूकोज मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि ये दो ऐसे एंजाइम हैं जिनके नाम के एंड पर एज नहीं आता। स्टूडेंट यहाँ पे एक और देखिएगा, थ्रोम्बिन भी एक ऐसा एंजाइम है जिसके नाम के एंड पर एज नहीं आता, तो ये आप एमसीक्यू के तौर पे भी याद रख सकते हैं, एमसीक्यू आ सकता है। वो कौन से एंजाइम है जिनके नाम के एंड पर एज नहीं आता, क्योंकि नॉमेनक्लेचर तो हमें ये कहता है कि एंजाइम के नाम के एंड पर एज आता है। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड थ्रोम्बिन। स्टूडेंट, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन दोनों डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, यानी कि ये डाइजेशन में मदद करते हैं। अब क्या करते हैं पेप्सिन? स्टूडेंट, पेप्सिन जो है ये प्रोटीन्स को ब्रेक करता है पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, और वो जो पॉलीपेप्टाइड्स है वो कन्वर्ट होते हैं फिर फर्दर अल्फा इमाइनो एसिड्स के अंदर। और जो ट्रिप्सिन है वो भी यही काम करता है, वो प्रोटीन को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है अल्फा इमाइनो एसिड के अंदर। सो ये पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन के काम है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात करें तो ये एंजाइम क्या करता है स्टूडेंट्स? ये एंजाइम एक्ट करता है कार्बोनिक एसिड पे यानी H2CO3 पे, और स्टूडेंट कार्बोनिक एसिड को डीकम्पोज करता है वाटर के अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। न्यूक्लियस, जी न्यूक्लियस स्टूडेंट्स क्या करता है? न्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए या आरएनए पे एक्ट करता है और इनको ब्रेक करता है न्यूक्लियोटाइड्स में। यानी कि डीएनए और आरएनए, ये अगले लेक्चर में आ रहा है कि इट इज मेड बाय न्यूक्लियोटाइड्स, और उसकी कंपोजिशन आगे देखेंगे। लेकिन इतना याद रखें, न्यूक्लियस जो है वो एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड जो कि आगे डीएनए और आरएनए की फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए और आरएनए की फॉर्म में, उसको डीकम्पोज करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। जी स्टूडेंट्स, लैक्टेज, जी जो लैक्टेज है स्टूडेंट्स वो एक्ट करता है लैक्टोज पे, और लैक्टोज को डीकम्पोज करता है स्टूडेंट्स। अब लैक्टोज को अगर आपको याद हो कि लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है यानी ओलिगोसैकेराइड है, और इसमें दो यूनिट्स होते हैं, एक तो होता है स्टूडेंट्स ग्लूकोज और एक होता है ग्लैक्टोज। तो ग्लूकोज एंड
ग्लैक्टोज। तो ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को क्या करेगा, दोनों यूनिट्स जो कंबाइन है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, उसको अलग करेगा। जी स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं दो मजीद एंजाइम्स का जिक्र आपके साथ करना चाहता हूं, और उनमें एक तो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, और दूसरा है स्टूडेंट्स आरएनए पॉलीमरेज। नाम से जाहिर है स्टूडेंट्स, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो स्टूडेंट्स डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, और उसमें जो फॉस्फेट ग्रुप होगा, यानी कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनकी मदद से डीएनए फॉर्म करवाएगा। और आरएनए पॉलीमरेज जो है राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, उससे फिर आगे आरएनए पॉलीमराइज करवाएगा। तो ये दो अगले लेक्चर में इनका रोल देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीएनए और आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बस इनका आपको रोल पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम को देखा, जिसमें कुछ ड्रग्स थी, कुछ डायग्नोज करने के लिए डिजीज़ को वो यूज़ हो रहे हैं, कुछ एंजाइम आपके सामने मैंने लिखे हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक के मुताल्लिक़ कुछ एमसीक्यूज़ करने के लिए हम वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड वाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा रिगार्डिंग एंजाइम्स। स्टूडेंट्स अपनी टेक्स्ट बुक में नोट कर लें, एक्सेप्शन टू प्रोटीन नेचर। क्या मतलब है इसका, अच्छे से इसको समझ लें, ठीक है ना। वैसे तो स्टूडेंट्स हम ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि प्रोटीन जो एंजाइम्स है ना, दे आर प्रोटीन इन नेचर, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब वो कौन सी एक्सेप्शन है मेंशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स राइबोजाइम्स, ये राइबोजाइम्स जो हैं ये क्या हैं, एक्चुअली दे आर फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स with enzymatic activities and are non-protein in nature, ये स्टूडेंट्स आपने ना एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे ना अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लेना है। अब मैं मज़ीद कुछ बातें एंजाइम के बारे में बताना चाहता हूँ। वो स्टूडेंट्स, ये बात मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस की है, लेकिन आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में अपने ना सिलेबस में लिख लें। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो एपो एंजाइम होता है, एपो एंजाइम एक्चुअली ये प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। इस प्रोटीन पार्ट के अंदर यानी एपो एंजाइम के अंदर अगर कोएंजाइम शामिल हो जाए, कोएंजाइम जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये एक्चुअली कोएंजाइम, अब ये मिलकर होलो एंजाइम बनाते हैं। ये ना आप इक्वेशन की शक्ल में अपने सिलेबस में मेंशन कर लें। ये अक्सर पूछा जाता है कि होलो एंजाइम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, दिस इज कॉल्ड होलो एंजाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं, मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग एंजाइम्स, देन हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दो ऐसे एंजाइम हैं,
पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ये ऐसे एंजाइम है स्टूडेंट्स, इनका नाम वैसे नॉर्मली एंजाइम्स का नाम आपको पता है एज पे एंड होता है। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि ये दो वाहिद ऐसे एंजाइम हैं जिनका नाम एज पे एंड नहीं होता, जैसे यूरेज, आपने इन्वर्टेज, माल्टेज, इमाइलेज पढ़े, लेकिन ये दो वाहिद ऐसे हैं जिनका नाम एज पे एंड नहीं होता। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, पेप्सिन जो है ना 2.0 उसकी पीएच है, और जो ट्रिप्सिन है वो 8 से 9 उसकी पीएच है। क्लियर होगी बात आपको? यानी पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम के लिए बना है, और ट्रिप्सिन जो है ना वो बेसिक मीडियम के लिए, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम, और ट्रिप्सिन जो है वो बेसिक मीडियम। क्लियर स्टूडेंट्स? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ना नोट कर लें। स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम एंड एंजाइम। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स एमसीक्यूज। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स पहला एमसीक्यू, एंजाइम यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन इज। स्टूडेंट्स आज ही आपने ये टॉपिक में पढ़ा, एल एस्परजिनेज जो है ये हमारे पास यूज़ होता है ब्लड कैंसर फॉर ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रन। द चॉइस इज चार्ली। स्टूडेंट इसके अलावा जो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज है ये इंडिकेट करता है, अगर इसका लेवल राइज कर जाए तो ये हार्ट डिजीज इंडिकेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइज द एडिशन ऑफ वाटर और अमोनिया टू डबल बॉन्ड। स्टूडेंट्स आपने कुछ दिन पहले ही ये आर्टिकल पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, तो उसमें ये बात आपने अच्छे से पढ़ी कि जो हमारे पास टाइप है लाइएजिस की। स्टूडेंट्स लाइएजिस एंजाइम की जो कैटेगरी है ये एडिशन करवाती है वाटर अमोनिया टू डबल बॉन्ड। द राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट, द एंजाइम विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। स्टूडेंट्स जो सेलुलेज है ये ह्यूमन बॉडी में नहीं होता, और ना ही हम ह्यूमन बॉडी जो है हमारी वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाती है। उसकी वजह यही है कि बॉडी में सेलुलेज नहीं होता ह्यूमन बॉडी में। द चॉइस इज अल्फा। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज। वैसे अगर ऑप्शन देखे जाएं तो कोई भी आइडियल ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो करीब तरीन आंसर है वो है 20 to 35 डिग्री, क्योंकि 37 डिग्री वैसे तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। 37 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, लेकिन अभी जो ऑप्शंस हमें गिवन हैं उन ऑप्शंस में ऑप्टिमम टेम्परेचर के पास वैल्यू जो है वो बीटा ऑप्शन की ही है। अबव 37 डिग्री आपको पता है डिटेरिएशन यानी कि डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाती है। सो द चॉइस इज बीटा। स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द सब्सटेंस डेट रिटार्ड द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। यानी कि जो एंजाइम की एक्टिविटी को रिटार्ड करता है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इनहिबिटर। द चॉइस इज डेल्टा इनहिबिटर। नेक्स्ट एमसीक्यू, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स कोफैक्टर्स होते हैं या कोएंजाइम्स होते हैं जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज बीटा। आई होप स्टूडेंट्स कि ये सारे एमसीक्यू जो हैं वो आपको क्लियर हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।